नमस्ते। आपका स्वागत है। कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। ग्रेगरी वॉल्श ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि डॉक्टर का लिखा एक साधारण सा पर्चा उसकी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल देगा। 59 साल की उम्र में उसे लगता था कि वो अमांडा को खुद से बेहतर जानता है। शादी के 31 सालों का कुछ तो मतलब होना ही चाहिए था। उन्हें विश्वास और अपनेपन की एक ठोस नींव बनानी चाहिए थी। लेकिन उस मंगलवार की दोपहर जब वह अपने ऑफिस में कागजात छांट रहा था और अमांडा के फोल्डर से कागज का वह छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरा, तो ग्रेगरी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। चार्ल्सटन का घर शांत था। अमांडा कुछ देर पहले ही निकली थी, यह कहकर कि वह किराने की दुकान जा रही है और फिर अपनी बुक क्लब की सहेलियों से मिलेगी। ग्रेगरी इस शांत दोपहर का आनंद ले रहा था, महीनों से जमा हो रहे कागजों को व्यवस्थित कर रहा था। यह एक उबाऊ काम था, लेकिन इससे मिलने वाली व्यवस्था की भावना उसे पसंद थी। जब पर्चा जमीन पर गिरा, तो उसने उसे वापस रखने के लिए बिना सोचे समझे उठा लिया। लेकिन उसकी आंखों ने कुछ अजीब देखा। कागज पर नाम अमांडा वॉल्श का नहीं था, वह पॉल हेंड्रिक्स था। ग्रेगरी ने माथे पर बल डाला। शायद यह कोई गलती थी। शायद अमांडा ने गलती से किसी और का पर्चा उठा लिया हो। लेकिन फिर उसने शहर के दूसरी तरफ वेस्ट साइड मेडिकल सेंटर क्लिनिक का पता देखा। अमांडा ने हमेशा कहा था कि वह शहर के उस हिस्से को नहीं जानती, कि वहां जाने का उसके पास कभी कोई कारण नहीं रहा। तो फिर एक ऐसे आदमी का पर्चा उसके पास क्यों होगा, जो एक ऐसे क्लिनिक से था जिसके बारे में वह जानने से इनकार करती थी। वह बेचैनी जो ग्रेगरी हफ्तों से महसूस कर रहा था, अचानक एक आकार ले चुकी थी और उसे एक नाम मिल गया था। अमांडा हाल के दिनों में बदली बदली सी थी। ज्यादा खुशमिजाज, ज्यादा सजी समरी, हमेशा अपने फोन पर लगी रहती थी। वह अपनी आने वाली शादी की सालगिरह के बारे में बात करती रहती थी। कहती थी कि उस दिन उन्हें एक गंभीर और महत्वपूर्ण बातचीत करनी है। ग्रेगरी ने मान लिया था कि वह ज्यादा यात्रा करने, उसके रिटायरमेंट का आनंद लेने या शायद एक छोटे घर में जाने के बारे में बात करना चाहती होगी। लेकिन अब उस पर्चे को हाथ में लिए एक काला शक उसके मन में घर करने लगा। उसने अपना लैपटॉप उठाया और कांपती उंगलियों से फेसबुक में नाम टाइप किया, पॉल हेंड्रिक्स। प्रोफाइल खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। 52 साल का एक आदमी, स्थानीय विश्वविद्यालय में साहित्य का प्रोफेसर, जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्याख्यानों की तस्वीरों में पोज दे रहा था। ग्रेगरी का पेट कस गया। अमांडा हाल ही में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दिलचस्प व्याख्यानों के बारे में लगातार बात कर रही थी कि वह कितना बौद्धिक रूप से प्रेरित महसूस करती है। ठीक उसी पल ग्रेगरी ने एक फैसला किया। वह इंतजार नहीं करने वाला था। वह सबूत इकट्ठा करने या संदेहों से खुद को तड़पाने में हफ्तों बर्बाद नहीं करने वाला था। उसे अभी सच जानना था। उसने घड़ी देखी। दोपहर के 3:30 बजे थे। विश्वविद्यालय अभी भी खुला था। बिना एक पल सोचे ग्रेगरी ने अपनी कार की चाबियां उठाईं और निकल पड़ा। उस समय विश्वविद्यालय का कैंपस व्यस्त था। छात्र समूहों में चल रहे थे। उनके कंधों पर बैग और हाथों में कॉफी के कप थे। ग्रेगरी ने मानविकी भवन के सामने एक गाड़ी खड़ी की और इंतजार करने लगा। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा है, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था कि उसे वहां होना चाहिए। 40 मिनट बाद उसने पॉल हेंड्रिक्स को इमारत से बाहर निकलते देखा। प्रोफेसर अकेला था। उसने एक ऊनी जैकेट पहन रखी थी और हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस था। ग्रेगरी ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा किया। पॉल 3 ब्लॉक चलकर द रीडिंग रूम नाम के एक आकर्षक कैफे में गया। ग्रेगरी ने दूर से देखा
कि प्रोफेसर अंदर चला गया। उसने कुछ मिनट इंतजार किया, फिर खिड़की के पास गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे कोई देख न ले। उसने जो देखा, उससे उसका दिल रुक गया। अमांडा वहां थी, एक कोने की मेज पर बैठी हुई। जैसे ही पॉल पास आया, वह खड़ी हो गई। उन्होंने एक दूसरे को चूमा। दोस्तों वाला मामूली चुंबन नहीं, बल्कि एक गहरा अंतरंग चुंबन था, जैसा कि वो लोग करते हैं जो राजा और वर्जित पल साझा करते हैं। ग्रेगरी ने अमांडा को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा जैसा उसने सालों में नहीं देखा था। उसने पॉल के चेहरे को प्यार से छुआ और वे हाथ में हाथ डालकर बैठ गए। ग्रेगरी को गुस्सा, दर्द और एक ऐसी चीज का मिश्रण महसूस हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। पूर्ण स्पष्टता। उसने अपना फोन निकाला और आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हाथों से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। उसने कई एंगल से तस्वीरें ली, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों साफ साफ दिखाई दें। फिर, इससे पहले कि भावनाएं उस पर हावी हो जाएं, वह पीछे हटा और अपनी कार में लौट आया। पार्किंग में बैठकर ग्रेगरी ने कई गहरी सांसें ली। उसका दिमाग अब तेजी से चल रहा था। वह भावनात्मक विस्फोटों वाला आदमी नहीं था, लेकिन वह ऐसा भी नहीं था जो चुपचाप धोखा स्वीकार कर ले। उसने फिर से अपना फोन उठाया और रिचर्ड मॉरिसन को फोन किया, जो एक तलाक का वकील था जिसे वह गोल्फ क्लब से जानता था। रिचर्ड, मैं ग्रेगरी वॉल्श बोल रहा हूं। मुझे तुमसे बात करनी है। यह बहुत जरूरी है। 1 घंटे बाद ग्रेगरी रिचर्ड के ऑफिस में था, सब कुछ समझा रहा था। वकील ने ध्यान से सुना, नोट्स लेते हुए। ग्रेगरी, तुमने सब कुछ तुरंत दस्तावेज में दर्ज करके सही किया। रिचर्ड ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। वे तस्वीरें, पर्चे के साथ ठोस सबूत हैं। क्या तुम्हारे पास अपने साझा कंप्यूटर तक पहुंच है? हाँ, है। मैंने कभी उसकी निजता में दखल देने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब यह निजता के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे हितों की रक्षा करने के बारे में है। जब तुम घर जाओ, तो देखो कि क्या तुम उसके ईमेल तक पहुंच सकते हो, लेकिन सावधानी से। उसे यह पता न चलने देना कि तुम्हें सब पता चल गया है। अभी नहीं। ग्रेगरी सहमत हो गया। रिचर्ड ने फिर दक्षिण कैरोलिना में तलाक के कानूनी पहलुओं, समय सीमा, संपत्ति के बांटवारे और कैसे व्यभिचार का सबूत संपत्ति के बांटवारे को ग्रेगरी के पक्ष में सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है के बारे में बताया। तुमने बताया कि तुम्हारी शादी की सालगिरह 3 दिन में है? रिचर्ड ने पूछा। हाँ। उसने कहा कि वह उस दिन एक महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहती है। रिचर्ड ने सिर हिलाया। वह शायद तुमसे तलाक मांगने वाली है। यह एक आम, हालांकि क्रूर रणनीति है, घोषणा करने के लिए एक सार्थक तारीख का उपयोग करना। ग्रेगरी, तुम्हें तैयार रहने और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत है। जब ग्रेगरी वकील के ऑफिस से निकला, तो सूरज ढल रहा था। वह एक पल के लिए अपनी कार में बैठा, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपना फोन उठाया और अपने बेटे जेसन को फोन किया, जो बोस्टन में रहता था। हे डैड, क्या हाल है? जेसन, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सालगिरह पर चार्ल्सटन आओ। जरूर डैड। मैं वैसे भी आप दोनों को बधाई देने के लिए फोन करने की योजना बना रहा था। लेकिन क्या सब ठीक है? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। ग्रेगरी ने एक गहरी सांस ली। नहीं बेटा, सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आमने सामने सब कुछ समझाऊंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो और आ जाओ। और जेसन, अपनी मां से कुछ भी मत कहना। एक पल की चुप्पी छा गई। जेसन अपने पिता को इतनी अच्छी तरह जानता था कि समझ गया कि कुछ गंभीर हुआ है। मैं वहां होऊंगा डैड। जब ग्रेगरी उस रात घर पहुंचा, तो अमांडा पहले से ही वहां रात का खाना बना रही थी। वह अच्छे मूड में थी, एक धुन गुनगुना रही थी। हे स्वीट हार्ट, तुम कहाँ थे?
मैंने फोन करने की कोशिश की। मैं टहलने गया था, पैरों को थोड़ा आराम देना था। ग्रेगरी ने इतनी आसानी से झूठ बोला कि वह खुद हैरान रह गया। बुक क्लब कैसा रहा? अमांडा एक पल के लिए रुकी। बहुत बढ़िया था। हम फिट्जगेराल्ड पर चर्चा कर रहे हैं। कितना गहरा, कितना रोमांटिक। ग्रेगरी को उन शब्दों की चुभती हुई विडंबना महसूस हुई। रोमांटिक, यह तो बहुत अच्छी बात है, उसने तटस्थ आवाज में जवाब दिया। उस रात अमांडा के सो जाने के बाद ग्रेगरी ऑफिस गया और उनका साझा लैपटॉप खोला। वह उसका पासवर्ड जानता था, क्योंकि वे हमेशा एक खुले विचारों वाले जोड़े थे, या कम से कम वह ऐसा सोचता था। उसने उसका ईमेल खोला और खोजना शुरू कर दिया। जो वह ढूंढ रहा था, उसे खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। पॉल के साथ आदान प्रदान किए गए दर्जनों ईमेल थे। संदेश जो मासूमियत से शुरू हुए थे, साहित्य और दर्शन पर चर्चा करते हुए, लेकिन जल्दी ही कहीं ज्यादा अंतरंग हो गए। ग्रेगरी ने वे संदेश पढ़े जहां अमांडा ने फिर से जीवित महसूस करने का वर्णन किया था। कैसे पॉल उसे उन तरीकों से समझता था जैसे ग्रेगरी ने कभी नहीं समझा था। उसने गुप्त मुलाकातों, छिपने के रोमांच, भविष्य की योजनाओं के बारे में पढ़ा। और फिर उसे सबसे ताजा ईमेल मिला, जो उसी सुबह भेजा गया था। पाउलो, मैं घबराई हुई हूं, लेकिन राहत भी महसूस कर रही हूं। मैं हमारी सालगिरह पर ग्रेगरी से बात करने जा रही हूं। मुझे पता है कि यह क्रूर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे एक सार्थक तारीख पर करने की जरूरत है, ताकि वह समझ सके कि यह कोई आवेगी निर्णय नहीं है। यह एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत है। मैं आखिरकार हमारी कहानी को बिना छिपे जीने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूं। ए। ग्रेगरी ने सबसे रेवेलिंग ईमेल प्रिंट किए, उन्हें एक फ्लैश ड्राइव में सहेजा और ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। अमांडा उनकी सालगिरह को अपने धोखे का मंच बनाना चाहती थी, तो वह उस मंच को पूरी तरह से कुछ और में बदल देगा। अगले 2 दिनों तक ग्रेगरी ने सामान्य व्यवहार किया। उसने सब कुछ सावधानी से तैयार किया। रिचर्ड की सलाह पर उसने उनके संयुक्त खातों से आधा पैसा एक अलग खाते में स्थानांतरित कर दिया, जो उसने विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए खोला था। उसने महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रमाण पत्र, विलेख, वित्तीय रिकॉर्ड एकत्र किए और उन्हें एक गुप्त फोल्डर में व्यवस्थित किया। रिचर्ड ने पहले ही तलाक के शुरुआती कागजात तैयार करने शुरू कर दिए थे। इस बीच अमांडा साफ तौर पर बेचैन थी। वह जुनूनी रूप से घर की सफाई कर रही थी, एक विशेष रात्रि भोज के लिए महंगी सामग्री खरीद रही थी, हर कमरे में ताजे फूल सजा रही थी। ग्रेगरी यह सब लगभग एक अवास्तविक अलगाव के साथ देख रहा था। यह एक ऐसे नाटक को देखने जैसा था जिसका अंत वह जानता था, लेकिन दूसरे कलाकार नहीं जानते थे। उनकी सालगिरह की सुबह जेसन आ गया। ग्रेगरी घर जाने से पहले उससे एक कैफे में मिला और पूरी स्थिति विस्तार से समझाई। जेसन साफ तौर पर हिल गया था। डैड, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। क्या मां ने सच में ऐसा किया? उसने किया बेटा, और वह आज यह सब खत्म करने की योजना बना रही थी, लेकिन मैं उसे कहानी को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि वह अपने विकल्पों के परिणामों को समझे, और मुझे तुम्हारी वहां जरूरत है। उसका सामना करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा समर्थन करने के लिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जेसन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें रोके हुए आंसुओं से चमक रही थीं। मैं आपके साथ हूं डैड। रात का खाना 7 बजे शुरू हुआ। अमांडा ने एक विस्तृत भोजन तैयार किया था। ग्रिल्ड सैल्मन, शतावरी, भुने हुए आलू और एक कैप्रिस सलाद।
मेज उनके सबसे अच्छे चीन के बर्तनों से सजी थी। मोमबत्तियां जली हुई थीं और पृष्ठभूमि में धीमा संगीत बज रहा था। वह सुंदर लग रही थी। उसने एक नेवी ब्लू ड्रेस पहनी थी जिसे ग्रेगरी ने नहीं पहचाना। निक्वेंट मेकअप और उसके बाल पूरी तरह से संवारे हुए थे। यह सब बहुत प्यारा है, अमांडा, ग्रेगरी ने कहा, और वह सच में ऐसा ही महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुई हो। उनकी शादी का अंतिम संस्कार। वे तनावपूर्ण चुप्पी में खाते रहे। अमांडा ने छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपनी वाइन का गिलास पकड़ा तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। ग्रेगरी ने विनम्रता से जवाब दिया, उसकी हर हरकत, हर भाव को देखता रहा। मिठाई के बाद, जो एक सिसिलियन नींबू टार्ट था, जो कभी ग्रेगरी का पसंदीदा हुआ करता था, अमांडा ने अपना गिलास नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। ग्रेगरी, मुझे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी, उसने शांति से कहा। लेकिन पहले मेरे पास एक सरप्राइज है। अमांडा ने भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। एक सरप्राइज? ग्रेगरी उठा और ऑफिस गया। वह उस फोल्डर को लेकर लौटा जो उसने तैयार किया था। उसने उसे उनके बीच मेज पर रख दिया। हमारी 31वीं सालगिरह। यह एक सार्थक तारीख है ना? यह कुछ खास की हकदार है। अमांडा ने भ्रम और बढ़ते डर के मिश्रण से फोल्डर को देखा। यह क्या है? इसे खोलो। कांपते हाथों से अमांडा ने फोल्डर खोला। अंदर कैफे में उसकी और पॉल की तस्वीरें थीं। सबसे रेवेलिंग ईमेल की छपी हुई प्रतियां। वह पर्चा जिसने यह सब शुरू किया था, और ग्रेगरी के वकील का एक आधिकारिक पत्र जिसमें तलाक की कार्यवाही शुरू करने की बात थी। अमांडा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सदमे में कागजों को पलटती रही। उसकी सांसें अनियमित हो गईं। जब उसने आखिरकार ग्रेगरी की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। ग्रेगरी, मैं तुम आज रात मुझसे तलाक मांगने वाली थी, है ना? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दबी हुई भावनाओं से भारी थी। हमारी सालगिरह पर तुमने इसे सावधानी से योजना बनाई, यह सोचते हुए कि यह हमारी शादी को खत्म करने का एक सार्थक क्षण होगा। तुम्हें कैसे तुम्हें कैसे पता चला? पॉल हेंड्रिक्स के लिए तुम्हारा पर्चा 3 दिन पहले तुम्हारे फोल्डर से गिर गया था। मैं विश्वविद्यालय गया, तुम दोनों को कैफे में देखा। मैंने तुम्हारे ईमेल पढ़े। मैंने एक वकील से बात की। मैंने जेसन को फोन किया, जो अब यहां आ रहा है, क्योंकि मुझे जरूरत थी कि हमारे परिवार में कोई सच जान ले, इससे पहले कि तुम कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश करो। अमांडा बेतहाशा रोने लगी। ग्रेगरी, मुझे माफ कर दो। मैंने एक भयानक गलती की। पॉल कुछ भी नहीं है। यह बस एक बेवकूफी भरी कल्पना थी। मैं बूढ़ा, अनदेखा महसूस कर रही थी, और उसने मुझे महसूस कराया जीवित। ग्रेगरी ने बीच में टोका। उसकी आवाज तेज थी। 31 साल के भरोसे को धोखा देकर तुमने जीवित महसूस किया? अपनी शादी की सालगिरह पर अपने पति को अपमानित करने की योजना बनाकर तुमने जीवित महसूस किया? इसका मतलब अपमानित करना नहीं था। मैंने बस सोचा था कि एक सार्थक तारीख यह दिखाएगी कि यह कोई आवेगी निर्णय नहीं था। ग्रेगरी खड़ा हो गया। उसका शांत स्वभाव टूटने लगा। आवेगी नहीं, अमांडा, तुम महीनों से हमारी शादी को धोखा दे रही हो। तुम एक दूसरे आदमी से मिली, उसके साथ एक अंतरंग रिश्ता बनाया, उसके साथ भविष्य की योजना बनाई, और सोचा कि हमारी सालगिरह पर इसकी घोषणा करना किसी तरह सम्मानजनक होगा। मैं भ्रमित थी, ग्रेगरी। तुम हमेशा इतने शांत, इतने पूर्वानुमानित रहे हो। हमारी जिंदगी इतनी नीरस थी। पॉल उत्साह लेकर आया। कला और साहित्य के बारे में गहरी बातचीत।
उसने मुझे फिर से दिलचस्प महसूस कराया। और किसी भी समय तुमने मुझसे बात करने के बारे में नहीं सोचा, मुझे यह बताने के बारे में कि तुम दुखी हो, इसे नष्ट करने से पहले हमारी शादी को बचाने की कोशिश करने के बारे में। ग्रेगरी ने महसूस किया कि आंसू उसकी आंखों को जला रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। तुमने मुझे वह मौका नहीं दिया अमांडा। तुमने बस यह तय कर लिया कि किसी और को ढूंढना आसान है, और फिर मुझे ऐसे सूचित करना जैसे कि यह एक व्यापार बैठक में एक कार्यकारी निर्णय हो। ऐसा नहीं था। मैंने उसके प्यार में पड़ने की योजना नहीं बनाई थी। यह बस हो गया। जुनून धोखे को सही नहीं ठहराता, और तुम जानती हो कि इससे भी दुखद क्या है। तुमने हमारी सालगिरह, एक ऐसा दिन जिसे हमारे द्वारा मिलकर बनाई गई चीजों का जश्न मनाना चाहिए था, उसे एक हथियार में बदल दिया। तुम इस दिन का उपयोग मुझे जितना संभव हो उतना गहरा चोट पहुंचाने के लिए करना चाहती थी। और तुम जानती हो क्या अमांडा, तुम सफल हुई, बस उस तरह से नहीं जैसे तुमने योजना बनाई थी। ग्रेगरी ने वकील का पत्र उठाया और उसके हाथ में रख दिया। तुम आज रात मुझसे तलाक मांगना चाहती थी। इसे मंजूर समझो, लेकिन इस बार नियम मेरे होंगे। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम आज रात स्वेच्छा से घर छोड़ दो और एक होटल में रहो, या मैं चला जाऊंगा। किसी भी तरह यह शादी खत्म हो गई है। और अमांडा, मेरे पास व्यभिचार का ठोस सबूत है जो हमारी संपत्ति के बंटवारे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। तुमने हमारे पैसे का इस्तेमाल पॉल के साथ मुलाकातों के लिए, उपहारों के लिए, उस समानांतर जीवन को बनाने के लिए किया। इन सब का हिसाब रखा जाएगा। अमांडा अब घबरा रही थी। ग्रेगरी, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने एक भयानक गलती की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। पॉल बस एक कल्पना थी, एक बेवकूफी भरा मिड लाइफ क्राइसिस। हम इससे उबर सकते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो? ग्रेगरी ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा। तुम सचमुच आज रात हमारी शादी को खत्म करने की योजना बना रही थी, ताकि तुम उसके साथ रह सको। तुमने आज सुबह उसे लिखा था कि तुम एक साथ अपनी कहानी को बिना छिपे जीने का इंतजार नहीं कर सकती। यह प्यार नहीं है अमांडा, यह सुविधा है। तुम्हें केवल इसलिए खेद है क्योंकि तुम पकड़ी गई। ठीक तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह जेसन था। ग्रेगरी ने दरवाजा खोला और अपने बेटे के साथ लौटा, जो अपनी मां को गहरी निराशा से देख रहा था। मां, वह बस इतना ही कह पाया। अमांडा सिसक पड़ी। जेसन, बेटा, मैं समझा सकती हूं। नहीं, जेसन ने बीच में टोका। ऐसी कोई सफाई नहीं है जो तुम्हारे किए को सही ठहरा सके। डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम आज रात अपनी सालगिरह पर हमारे परिवार को नष्ट करने जा रही थी, और तुमने वह फैसला करने से पहले ईमानदार होने की शालीनता भी नहीं दिखाई। ग्रेगरी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। जेसन, प्लीज अपनी मां को गेस्ट रूम में ले जाओ। वह रात वहीं बिताएगी, और कल हम तलाक की प्रक्रिया के दौरान रहने के लिए एक जगह ढूंढ लेंगे। अमांडा ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन वह हार चुकी थी। वह जेसन के साथ ऊपर चली गई। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। उस रात ग्रेगरी ठीक से सो नहीं पाया, इसीलिए नहीं कि उसे अपने फैसले पर पछतावा था, बल्कि इसीलिए कि 31 साल का साझा जीवन बिना दर्द के गायब नहीं हो जाता, भले ही वह धोखे से टूट गया हो। अगली सुबह अमांडा ने एक बार फिर कोशिश की। वह सूजी हुई, आंसुओं से भरी आंखों के साथ नीचे आई। ग्रेगरी, प्लीज मुझे इसे ठीक करने का एक मौका दो। मैं पॉल के साथ सब कुछ खत्म कर दूंगी। हम कपल थेरेपी में जाएंगे। मैं कुछ भी करूंगी। ग्रेगरी कॉफी पी रहा था, पहले से ही तैयार, और दिन के लिए तैयार। अमांडा, तुम समझ नहीं रही हो। यह पॉल के बारे में नहीं है।
यह तुम्हारे बारे में है। यह उन विकल्पों के बारे में है जो तुमने बनाए। इस बारे में कि तुम मुझे कितना अपमानित करने को तैयार थीं। इस बारे में कि तुमने हमारी शादी को उसी दिन खत्म करने की कितनी सावधानी से योजना बनाई जो इसे मनाने के लिए था। तुमने मेरा विश्वास, तुम्हारे लिए मेरा सम्मान और जो भी प्यार बचा था उसे मार डाला। तुम ठीक क्या करने की कोशिश कर रही हो? दूसरों के सामने अपनी छवि, अपनी वित्तीय सुरक्षा, क्योंकि शादी तो तुम्हारे लिए महीनों पहले ही मर चुकी थी। यह सच नहीं है। मैं भ्रमित थी, बूढ़ा होने से डरती थी, भुला दिए जाने से। तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने दूसरा रास्ता चुना और अब तुम्हें परिणामों के साथ रहना होगा। अमांडा उस सुबह घर से चली गई। ग्रेगरी ने रिचर्ड को फोन किया और आधिकारिक तौर पर तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। आने वाले दिन एक बवंडर की तरह थे। खबर दोस्तों और परिवार के बीच तेजी से फैल गई। राजा रखने से थककर ग्रेगरी ने अलगाव के कारण के बारे में ईमानदारी से बताया। प्रतिक्रिया लगभग एक मत थी। सदमा और ग्रेगरी के लिए समर्थन। जिन दोस्तों को अमांडा अपना करीबी मानती थी, उन्होंने उससे दूरी बना ली। न केवल अफेयर से, बल्कि उनकी शादी की सालगिरह पर तलाक की घोषणा की योजना की क्रूरता से हैरान थे। पॉल हेंड्रिक्स, यह जानने पर कि सब कुछ उजागर हो गया है और वह अब एक संभावित सार्वजनिक तलाक में उलझ गया है, ने अनुमान के अनुसार प्रतिक्रिया दी। उसने लगभग तुरंत अमांडा से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब उसने विश्वविद्यालय में उससे मिलने की कोशिश की, तो वह ठंडा और अलग-थलग था। अमांडा, मुझे एहसास नहीं था कि चीजें इतनी जटिल हैं। मैंने सोचा था कि तुमने पहले ही अपने पति के साथ सब कुछ खत्म कर दिया है, कि तुम सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो रहे हो। मैं एक विवादास्पद तलाक में शामिल नहीं हो सकता। मेरा करियर है, मेरी प्रतिष्ठा है, जिसका मुझे ध्यान रखना है। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ भविष्य चाहते हो। मैंने पल के आवेश में बहुत कुछ कहा, लेकिन हकीकत कल्पना से अलग होती है। अमांडा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है कि हम हमारी दोस्ती यहीं खत्म कर दें। अमांडा तबाह हो गई थी। उसने सब कुछ खो दिया था। अपना पति, अपना प्रेमी, अपनी अधिकांश दोस्ती, अपने बेटे का सम्मान। वह शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से अपार्टमेंट में चली गई, हर उस चीज से दूर जिसे वह जानती थी। तलाक की प्रक्रिया में 6 महीने लगे। व्यभिचार के स्पष्ट सबूत और अफेयर को बनाए रखने के लिए संयुक्त धन के उपयोग के साथ ग्रेगरी ने संपत्ति का एक अनुकूल बांटवारा हासिल किया। उसने घर, उनकी अधिकांश बचत रखी और अमांडा को कानूनी फीस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देना पड़ा। जेसन ने अपनी मां से संपर्क बनाए रखा, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहा। उसने साफ देखा कि कैसे उसके विकल्पों ने न केवल शादी को, बल्कि पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण सालगिरह के 1 साल बाद ग्रेगरी एक बहुत अलग जगह पर था। उसने दर्दनाक यादों से भरे घर को बेच दिया और समुद्र तट के पास एक छोटी संपत्ति खरीदी। कुछ ऐसा जो वह हमेशा से चाहता था, लेकिन कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने पुराने शौक फिर से शुरू किए, यात्रा करना शुरू किया। बोस्टन में जेसन से कई बार मिला। उसने फिर से डेटिंग भी शुरू कर दी। एक शौकिया खगोल विज्ञान क्लब में पेट्रिसिया नाम की एक महिला से मिला, जिसमें वह शामिल हुआ था। यह अभी तक गंभीर नहीं था, लेकिन साथ होना अच्छा था। बिना पिछले धोखे के बोझ के, सितारों और ब्रह्मांड के बारे में बात करना। जेसन अक्सर अपने पिता से मिलने आता था और दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। ग्रेगरी खुद के साथ शांति में था।
धोखे का दर्द अभी भी मौजूद था। यह शायद हमेशा कुछ हद तक रहेगा, लेकिन उसने अपनी गरिमा वापस पा ली थी। उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह निष्क्रिय पीड़ित नहीं था, जैसा अमांडा ने उसे मान लिया था। दूसरी ओर अमांडा अकेली थी। पॉल ने उससे फिर कभी बात नहीं की। उसके पुराने दोस्त उससे बचते थे। वह लाइब्रेरी में काम करती, अपने खाली अपार्टमेंट में लौटती और अपने ही फैसलों के बोझ तले जीती थी। उसने कुछ पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके धोखे की कहानी उससे पहले ही वहां पहुंच जाती थी। लोग उससे विनम्रता से तो मिलते, पर एक दूरी बनाए रखते थे। वह अब एक सबक बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल कि कैसे धोखा और अहंकार एक संवार कर बनाई गई जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अमांडा को सबसे ज्यादा अफसोस ग्रेगरी या पॉल को खोने का भी नहीं था। उसे अफसोस था उस तरीके का, जिस तरह उसने यह सब प्लान किया था। वह सालगिरह, जिसे उसने आजादी और एक नई शुरुआत का पल समझा था, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई थी। वह अनूठी दरख्वास्त, जिसे उसने बड़ी सावधानी से तैयार किया था, एक ऐसा जाल साबित हुई जिसमें वह खुद ही फंसकर रह गई थी। गर्मियों की एक साफ रात, ग्रेगरी अपनी बालकनी में खड़ा अपनी नई दूरबीन से तारों को देख रहा था। पेट्रिशिया उसके बगल में खड़ी दूर के एक तारामंडल की ओर इशारा कर रही थी। एक पल के लिए उसने अमांडा के बारे में सोचा कि कैसे वह रोमांच और जुनून खोजने में इतनी खो गई थी कि उसने उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जो सच में मायने रखती थीं। ईमानदारी, सम्मान और एक सच्चा साथ। वह मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, धोखे ने उसे चौंका जरूर दिया था, पर वह उससे हारा नहीं था। उसने हालात को अपने काबू में लिया, अपमानित होने से इनकार कर दिया और अपनी इज्जत को बचाए रखते हुए उस दौर से बाहर निकल आया। अमांडा ने उस सालगिरह पर जो अनूठी दरख्वास्त करने की योजना बनाई थी, उसने वाकई सब कुछ बदल दिया। बस वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। उसने अपनी शादी को उनके सबसे यादगार दिन पर खत्म करने के लिए एक गहरा जाल बुना था, जिसकी हर एक बारीकी उसने खुद तय की थी। लेकिन आखिर में वह अकेली थी जो उस जाल में गिरी, और उसने सिर्फ अपना पति ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी बनाई हुई जिंदगी खो दी। जबकि ग्रेगरी ने उस टूटे हुए रिश्ते की राख से कुछ नया और सच्चा बनाने की ताकत खोज ली थी। और जैसे ही उसने रात के आसमान की ओर देखा, ग्रेगरी वॉल्श ने आखिरकार कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उम्मीद। उम्मीद कि उसके सबसे अच्छे दिन अब भी आने बाकी हैं। कि जिस धोखे ने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था, उसी धोखे ने असल में उसे एक ज्यादा सच्ची और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आजाद कर दिया था। जाल बंद हो चुका था, लेकिन अब वह उसमें फंसा नहीं था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।